देखो प्रोसेस प्रोसेस कल देख लिए थे ना आप लोग, है ना। यहाँ पर केवल ये समझाने के लिए डायग्राम है, ध्यान से सुनना और देखना। सब ये साइटोप्लाज्म में ब्लैक कलर पूरा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। उसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं अपन, है ना। तो ये एमआरएनए है, क्या है? एमआरएनए। 5 से 3, इधर 5 प्राइम, उधर 3 प्राइम। तो सबसे पहले इस एमआरएनए से कौन आके जुड़ता है? कौन सा यूनिट? स्मॉल। किसका स्मॉल यूनिट है ये? राइबोसोम। ठीक है। अब इसके बाद क्या जुड़ता है? टीआरएनए। तो पहला टीआरएनए जो आके जुड़ता है वो कौन सा रहता है? एफमेट। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो एफीमेट है ना। ठीक है, ये आ गया टीआरएनए। अब इसके आने के बाद कौन सा सब यूनिट आता है? बड़ा वाला सब यूनिट। ये लीजिए, आ गया बड़ा वाला सब यूनिट। ठीक है, ये लो, आ गया बड़ा सब यूनिट। ठीक है, अब यहां तक का प्रोसेस है इनिशिएशन। क्या है? इनिशिएशन। अब ये चीजें यही रहेंगी। अब ये है मान लो पी साइट और ये है ए साइट, इधर है एग्जिट, बाहर। अब दूसरा टीआरएनए क्या करता है? ये आ रहा है भाई, आगे 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 आगे, ये कहां पर आकर बाइंड हुआ? ए साइट पर। ए साइट पर बाइंड हो गया ना। ठीक है, यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं, ए साइट पर ये हो गया बाइंड। अब क्या किया जाता है? इधर कोई जगह नहीं है। अब राइबोसोम क्या करता है? जगह बनाने के लिए ऐसे सरकता है, तो इसको ऐसे सरका रहे हैं। कहां पर आ गया भाई ये पहला वाला टीआरएनए? ई साइड पर। ये अपना अमीनो एसिड, अब इसके पास कुछ नहीं है ना, तो इसको दे देता है। अब इसका अमीनो एसिड किसके पास आ गया? इसके पास, दूसरे टीआरएनए के पास। इसके पास कितने अमीनो एसिड है? अभी 2 अमीनो एसिड है ना। इसका भी अमीनो एसिड इसके पास है। ठीक है, अब इसको यहां से हम बाहर कर देते हैं। ये चला गया बाहर। कहाँ चला गया बाहर? ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये है अभी पी साइट पर। कहाँ है? पी साइट पर आ गया ना, पी साइट पर। फिर वही प्रोसेस, ये दूसरा टीआरएनए है ना, कहां पर आ गया? ए साइट पर। फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे अपन, फिर से ये आगे सरकेगा, फिर इधर प्रोसेस, ये बाहर हो गया। अब ये आ जाता है कहां पर? ये है पी साइट। कहां है? पी साइट। पी साइट पर फिर दूसरा आएगा, सेम वही प्रोसेस ना, बार बार। ठीक है, तो ये क्या है? इलोंगेशन तक। ये तब तक चलेगा जब तक ये कहां ना आ जाए? स्टॉप कोडॉन तक, है ना, लास्ट स्टॉप कोडॉन तक। अरे भाई बहुत ज्यादा स्टॉप हो गया थे। हाँ, अब ये जो टीआरएनए है वो है अभी पी साइट पर, है ना। पी साइट पर इसके पास बहुत सारे अमीनो एसिड है ना, लास्ट टर्मिनेशन दिख रहे हैं। अब यहाँ पर है स्टॉप कोडॉन तक, कोई टीआरएनए नहीं आता यहाँ पर। फिर क्या करते हैं? एक फैक्टर आता है। क्या आता है? फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है? हाँ, रिलीज फैक्टर। अब ये जैसे आते हैं इसको उल्टा कर लेते हैं, नहीं पता चला ये भी टीआरएनए है बोल दोगे। ये है रिलीज फैक्टर। ये आया, इसके आने के बाद क्या होता है? अब इधर अमीनो एसिड के चेन ऐसे पड़े। ठीक है, समझ गए ना प्रोसेस कैसे चला, है ना। पूरा छितिर बिदिर कर दे रहे। ये फैक्टर जो है वो टीआरएनए के साथ आ रहा है, मतलब इसको डायरेक्ट कर, इसको दिशा बता रहा है कहाँ जाना है करके। ये फैक्टर इसके साथ लगा हुआ है, मतलब ये राइबोसोम को सरकाने में मदद करता है, इसलिए इसको ट्रांसलोकेज लिखे। क्या लिखे? ट्रांसलोकेज, है ना। उसके बाद एक लास्ट फैक्टर ये है EFTS। ये इसको, ये हट रहा है ना यहाँ से, तो किसकी मदद से हट रहा है? इसकी मदद से। तो ये तीनों फैक्टर के ऐसे काम यहाँ पर। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब देखो, यूकैरियोट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमारी, है ना। तो हमारी लिखे ह्यूमन, है ना। गाय बैल भैंस बकरी जितने भी हैं मैमल्स वगैरह, हम सब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी प्रोसेस एकदम सेम है। इनिशिएशन देखो, कोडॉन रिकॉग्निशन का मतलब होता है सबसे पहले कोडॉन्स को पहचानना। ठीक है, तो आपके पास एक एमआरएनए है। क्या है? एमआरएनए।
5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसके ऊपर सबसे पहले एक छोटा यूनिट आके बाइंड होता है। क्या बाइंड होता है? छोटा यूनिट। किसका छोटा यूनिट? राइबोसोम का, है ना। कौन से रीजन से बाइंड है? यूटीआर से। यूटीआर है ना कि नहीं है? हाँ, यूटीआर से बाइंड है। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है, तो इसका यूटीआर रीजन को कुछ एक नाम बोलते हैं अपन, कोजैक सीक्वेंस बोलते हैं ना। हाँ, तो ये उस रीजन से जाके बाइंड हो गया, वहां पर बाइंड हुआ। उसके बाद ये ढूंढता है, क्या ढूंढता है? कोडॉन्स, कि कहां पर है कोडॉन। तो इधर तो खाली है, इधर जाएगा कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इधर जाता है, अब कोडॉन मान लो यहाँ से चालू है ऐसे AUG, यहाँ से ढूंढेगा, आएगा, यहाँ पर मिल गया जैसे ही ना, उसके बाद यहाँ पर ये लग गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसको लगा देते हैं, चलो यहाँ पर ऐसे लग गया स्मॉल, ठीक है। अब होगा क्या? ये जो tRNA है वो आता है और सबसे पहले बाइंड करता है। कौन सा tRNA रहता है? यूकैरियोट है ना। यूकैरियोट होता है कौन सा? मेथियोनिन वाला tRNA। कैसा? मेथियोनिन वाला, ठीक है। मतलब एक ऐसा tRNA जिसके पास एक ऐसा अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड? मेथियोनिन, ठीक है। ये है tRNA। सारी प्रक्रिया एकदम सेम है, आपको केवल mRNA कौन सा ये ध्यान में रखना है। ये राइबोसोम का जो छोटा यूनिट है कौन सा है? 30S या फिर 40S? ये ध्यान में रखना है। सब चीज सेम, राइबोसोम चेंज हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, बस ऐसा है। mRNA का ये जो UTR है वो क्या रहेगा? उसका नाम बस बदल जाएगा, बाकी नाम तो वही बोलोगे। 5 प्राइम UTR, इधर को क्या बोलोगे? 3 प्राइम UTR, है ना। सब सेम, ठीक है। अभी tRNA आया मेथियोनिन को लेकर, और वैसे ही ये कोडॉन रिकॉग्निशन है, मतलब इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस यहां तक का इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना हो गया कोडॉन। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एक अकेला तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाता। पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? tRNA और अमीनो एसिड के बीच बनता है क्या? 2 अमीनो एसिड के बीच ना, बिटवीन बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब इसके लिए कम से कम 2 अमीनो एसिड चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर एक साइट रहता है, खाली रहता है, उसको कौन सा साइट बोलते हैं? राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में कौन सा साइट है जहां खाली रहता है? ए साइट। कौन सा? ए साइट, है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है? सबसे पहले दूसरा tRNA यहीं पर आके जुड़ेगा कि कुछ और प्रोसेस होगा इसमें? ऐसे के ऐसे ही यहां पर दूसरा tRNA जुड़ेगा कि कुछ चेंजेस आएंगे इस स्ट्रक्चर में। इसमें लार्ज सब यूनिट जुड़ा है, देख पहले, तो लार्ज सब यूनिट पहले जुड़ेगा ना, है ना। इसके जुड़ने के बाद फिर यहाँ पर ऐसे लार्ज सब यूनिट पहले जोड़ो, जुड़ गया, अब कंप्लीट है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ऐसे ही फिर स्ट्रक्चर में यस, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आ गया भाई एक tRNA, यहाँ पर फिर दूसरा tRNA, ठीक है। तो ऐसे जुड़ते जाएगा। अब ये इधर सरकता है तो ये पेप्टाइड को कहाँ ट्रांसफर करता है? यहाँ पर अमीनो एसिड को ट्रांसफर नहीं करता? हाँ, ये ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर सवाल आता है कौन सा एंजाइम यहाँ पर भाग लेता है ट्रांसफर में? कौन सा एंजाइम है? अमीनो एसिड को P साइट से A साइट में ट्रांसफर किया जाता है, इसमें कौन से एंजाइम की मदद ली जाती है? कौन सा एंजाइम? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, है ना। अब एक चीज बता रहा हूं, ये एक राइबोजाइम, राइबोजाइम मतलब आप लोग को बता रहा हूं एक ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह व्यवहार करता है। कैसा? एंजाइम की तरह, उसको बोलते हैं राइबोजाइम। जैसे हम लोग एक पढ़े हैं कि हर एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है, कर पढ़े हैं। हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, लेकिन हर एंजाइम प्रोटीन होता है। अपवाद स्वरूप ये पढ़े थे कि कुछ ऐसे आरएनए हैं जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वैसा ही है, ये क्या है? राइबोजाइम है। राइबोजाइम बोले मतलब समझ गए ये क्या है? ये क्या है? एक आरएनए है। क्या है? आरएनए जो कैसा बिहेव कर रहा है?
एंजाइम की तरह। मतलब देख रहे हो ट्रांसलेशन प्रोसेस में आप देखिए हर जगह केवल आरएनए ही है जो भाग ले रहा है। राइबोसोम में आरआरएनए, एमआरएनए है ये, है ना। ये जो टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को ला रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो कैसा है, आरएनए ही वाला। देख रहे हो सब चीज आरएनए आरएनए लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड आप बना लिए, तो ऐसा बहुत सारा ऐसा चेन बनाओगे, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनाते हैं तो दोनों अमीनो एसिड के कौन से फंक्शनल ग्रुप भाग लेते हैं? COOH एंड अमोनिया ग्रुप, अमीनो ग्रुप बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये इन दोनों के बीच एक का क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का क्या अमीनो ग्रुप, ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच बनता है कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर है? वही पढ़ रहे हैं जैसा प्रोकैरियोट में पढ़े, वही चीज एकदम से, है ना। केवल ये स्ट्रक्चर बदल जाता है, जो बड़ा यूनिट है सब, ये सब यूनिट राइबोसोम का, ये कौन सा रह जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, 60S की 50S, 60S, है ना। सब चीज सेम, केवल ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, जो राइबोसोम है या फिर एमआरएनए का सीक्वेंस है वो, बस, ठीक है। सीक्वेंस मतलब कोजेक सीक्वेंस या फिर सैंडलगानो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। चलो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया आप। उसके बाद क्या है, मूवमेंट फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। तो किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं अपन, ए साइड से पी साइड कौन मूव करता है, हाँ राइबोसोम जाता है ऐसे, यहां से ऐसे जाएगा, तो टीआरएनए जो कहां रहेगा, ए साइड पर, वो कहां जाएगा, पी साइड। ऐसे नहीं होता है ना। तो यही चीज है, ये मूवमेंट हम बात कर रहे हैं किसकी, इसको बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसका होता है, हाँ राइबोसोम मूव करता है, तो टीआरएनए का जो लोकेशन चेंज हो जाता है। जो टीआरएनए पहले ए साइट में था वो कहां जाता है, पी साइट में, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, है ना। समझ रहे हैं ना, ठीक है। राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फिर ये तो हो गया, लास्ट में टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, एक फैक्टर, कौन सा फैक्टर, एक फैक्टर। जैसे इससे पहले आप पढ़े हो 3 फैक्टर प्रोकैरियोट में, कितने, 3, RF1, RF2, RF3 पढ़े हो ना। यहां पर आप केवल पढ़ोगे तो उसको आप ऐसे लिख लो ERF, ये है यूकैरियोटिक का रिलीजिंग फैक्टर। E फॉर यूकैरियोट, R फॉर रिलीज, F फॉर फैक्टर। क्लियर, ये फैक्टर आता है और किसको रीड करता है, रीड किसको करेगा, हाँ ये रीड करता है स्टॉप कोडॉन, जैसे कि UAG, अच्छा UGA और UAA, ये पढ़ लिया। अब उसके बाद फिर यही है जो सबको तोड़ देता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है ना, इसको सबको तोड़ देगा, खत्म। ये है यूकैरियोटिक, एकदम सिमट गया ना, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये है ना कोडॉन रिकॉग्निशन का मतलब, यहाँ पर हम कोडॉन किस में पढ़ते हैं, एमआरएनए में, किसमें, एमआरएनए में नहीं पढ़ते। तो एमआरएनए में जो कोडॉन है उसकी पहचान करना, इसका मतलब क्या होता है, पहचान, ठीक है। एमआरएनए में जो कोडॉन है उसकी पहचान करेंगे। रिलीज फैक्टर के बारे में बता रहे हैं अब। रिलीज फैक्टर क्या करता है, देखो ये राइबोसोम है, ये ऐसा, ठीक है, ये राइबोसोम है। तो रिलीज फैक्टर यूकैरियोट का है, तो सामने में क्या लगाएंगे, ई, उसके बाद लिख देंगे RF, ये है रिलीज फैक्टर। ये जब जब आएगा तब तब सबको तोड़ देगा, ठीक है। और ये तब आता है जब लास्ट में क्या आता है, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। उससे पहले कहीं पर नहीं आएगा, ये स्टॉप कोडॉन आता है तब इसको सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर जाना है करके। अब इसकी संख्या जो है वो इस्ट में कितनी बोल रहे हैं अपन, 11 है, ठीक है। और जनरली ऐसे बोला जाता है कि यूकैरियोट जैसे मैमल्स वगैरह हो गए, ऐसे में ना
इसकी संख्या करीब करीब 9 है। कितनी है? 9। तो 9 कैसे लिखेंगे अपन? देखो ERF1 है। अब इसी को ऐसे दोहराएंगे 2 3, उसके बाद 4A, उसके बाद लिखेंगे 4B 4C 4D, उसके बाद 5 और 6। टोटल कितने हैं देखिए, तो 9 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे। तो ये नॉर्मल, ये मैमल्स वगैरह में, मैमल्स में, ठीक है। चलो देखो यहां पर क्या लिखा है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस है ना। अब ये क्या करता है? कैप स्नैचिंग प्रोसेस इसमें मिलता है। इसका मतलब क्या है मालूम? ये एक वायरस है। क्या है? वायरस। वायरस खुद ऐसे पड़ा हुआ है तो ये जिंदा रहता है क्या? नहीं रहता। इसको किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है ना, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप की कॉपी बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। चाहे इंसान में आक्रमण करे, चाहे जानवरों में, चाहे पेड़ पौधों में, ठीक है। तो ये वायरस क्या करता है मालूम? इन्फ्लुएंजा वायरस ये होस्ट होस्ट में पहले चला गया। किस में चला गया? होस्ट में चला गया, ठीक है। अब होस्ट में जाने के बाद ये क्या करता है? होस्ट में जो mRNA रहता है, क्या रहता है? mRNA। अब ये होस्ट है, मान लो यूकैरियोटिक कोई जीव। क्या है ये होस्ट? क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ध्यान से सुनना। यूकैरियोटिक कोई जीव है। अब यूकैरियोटिक है, उसके mRNA में क्या होता है? कैपिंग और टेलिंग होती है ना। mRNA में क्या है? ऐसा कैप है, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो ये जो वायरस है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, जेनेटिक मटेरियल बस जाता है ना, उसका प्रोटीन बाहर रहता है। ऐसा कुछ पढ़े अपन लोग, है ना। जेनेटिक मटेरियल जाता है और इसका जो एक एंजाइम जो बनाता है ना, उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। अपने जेनेटिक मटेरियल के द्वारा वो क्या करता है? इस होस्ट के mRNA से ना इस कैप को, इसको चुरा लेता है, काट देता है। mRNA उसमें बना है ना, उसके कैप रीजन को काट देगा। अब ये काट के क्या करता है? खुद का जो mRNA है, खुद का जो mRNA उसमें इस कैप को ऐसे लगा लेता है। ये कैप क्या है? कैप। अब इसके लगने से क्या फायदा होगा? इस वायरस के डीएनए को बता सकते हो? हाँ, कैपिंग होने से क्या होता है? इसका होस्ट का राइबोसोम यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पर ना ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलने लगता है। इस कैप के द्वारा राइबोसोम बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो बनने लगेंगे। चलो चलो अंतर बताओ। लिख लिए ना? इन्फ्लुएंजा वायरस यूकैरियोटिक के mRNA के कैप को चुरा लेता है और खुद का प्रोटीन बनाने लगता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, दोनों में अंतर बता सकते हो? बहुत सारी चीजें सेम है, अंतर क्या होगा बता सकते हो दोनों में? पहला, हाँ, ये मान लो प्रोकैरियोटिक का है और ये है यूकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन कहाँ चलता है? हाँ, साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में, हाँ, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। इसमें क्या मिलेगा? साइन डेल्गानो सीक्वेंस, ठीक है। अब ये क्या है? ये 5 प्राइम यूटीआर पर रहता है। कहां पर? 5 प्राइम यूटीआर पर। सही बात है कि नहीं? हाँ, इसमें क्या मिलेगा? सीक्वेंस, कोजैक सीक्वेंस। ये कहां मिलेगा? 3 प्राइम। अच्छा, यहां पर पॉलीसोम, पॉली पॉलीसोम
पॉलीसोम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है ना, अचानक, ऐसे नहीं कि हमेशा, यहाँ पर भी पॉलीसोम बनते हैं क्योंकि हमारे पास कोड है ना। तो कोड क्या है, शुरुआत ऐसे 5 प्राइम से होता है ना, लास्ट तक चलता है जैसे। तो इसमें क्या है, एक एमआरएनए में बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, तो इसमें ना हमेशा पॉसिबल है, इसकी संरचना हमेशा हमेशा बनेगा पॉलीसोम। हमारे अंदर भी बनेगा, कभी कभी अचानक से कई बार राइबोसोम बीच में बाइंड हो जाता है, अपवाद स्वरूप जैसे बता रहे हैं। तो हमारे अंदर नहीं बनता, ऐसा नहीं, हमारे अंदर भी पॉलीसोम संरचना मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको आप ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी बनता है लेकिन, ठीक है। ठीक है, बायोलॉजी में हमेशा अपवाद रहता है, जो चीज पढ़ रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा नहीं है ना, हमेशा कुछ ना कुछ अटपटा हो जाता है जिसके कारण से चीजें एकदम श्योर नहीं रहती, ठीक है। चलिए चौथा, हाँ, यहाँ पर कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पॉसिबल है, तो ये ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यहां पर पॉसिबल है ये चीज, है ना, ओनली ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन उसमें साथ में नहीं होता। पांचवा अंतर, इसमें 70 एस राइबोसोम भाग लेता है, इसमें 80 एस राइबोसोम भाग लेता है। ये राइबोसोम लिख देते हैं, पता चला ये क्या लिखे वो बोल दी। इसी पर फिर से अंतर बना देते हैं, ये तो पढ़े ना अपन लोग, सबसे पहले एमआरएनए पर 30 एस सब यूनिट आके जुड़ता है, नहीं जुड़ता, उसके बाद और अंतर बताओ उसी पर। उसके बाद में पहला टीआरएनए जुड़ता है, तो कौन सा टीआरएनए रहता है, वो एफ मेट टीआरएनए रहता है ना। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, फर्स्ट टीआरएनए इसमें रहता है एफ मेट, ठीक है। ये यहां पर जो रहता है वो कैसा रहता है, हाँ, फर्स्ट जो टीआरएनए वो कैसा रहेगा, मेट टीआरएनए। मेट टीआरएनए का मतलब मेथियोनिन वाला टीआरएनए, यहां पर एफ मेट का मतलब फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन वाला टीआरएनए। चलिए सातवां और अंतर, हाँ, 3 रिलीज फैक्टर भाग लेते हैं इसमें, कितने, हाँ, 3 रिलीज फैक्टर्स। और यहां पर यूकैरियोट अभी 9 पढ़े है ना, ईस्ट में बोल देंगे तो 11, ठीक है। यहाँ पर 9 ERF, ठीक है, यहाँ पर 3। चलो, और कुछ 7 अंतर पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप और बना लेते हो तो और ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर्स इसमें लिख सकते हो, है ना, 3 इनिशिएशन फैक्टर है, और उसमें इसका एक एक इनिशिएशन फैक्टर का फंक्शन भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है ना। इलोंगेशन का प्रोसेस, इसमें स्पीड लिख सकते हो ना, दोनों में स्पीड कैसा रहता है, इसमें देखो स्पीड क्या है इसका 8वां, 17 से 21, आपके ट्रूमैन के बुक में लिखा है 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड जुड़ते हैं, क्या लिखा है उसमें, 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड, है ना। तो अपन लोग 17 से 21 लिखे तो वही डाटा लिखते हैं, क्योंकि विकिपीडिया का है 17 से 21 अमीनो एसिड पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। यूकैरियोटिक का स्पीड बता सकते हो, ठीक है। और जो हायर बुक में लिखा है 6 से 9 अमीनो एसिड पर सेकेंड यूकैरियोटिक, क्या लिखोगे, 6 से 9, है ना, 6 से 9 अमीनो एसिड पर सेकेंड।